हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में आपको याद होगा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। और मैंने आपको पहला कारक पढ़ाया था, एक पहला कारक ध्यान है, लास्ट क्लास में एक कारक पढ़ा गया था मैं, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। याद आ गया हो तो, घर पढ़ रहे हैं तो आप, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और पहला वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ध्यान करो। वैद्युत अपघट्ट का मतलब है लवण अम्ल क्षार। क्लियर। वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में 100% वियोजन होता है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में 100% वियोजन नहीं होता है। जब आप समझ गए होंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होगा, 100% वियोजन होगा, तो आयनों की संख्या अधिक आएगी और चालकता का मान अधिक आएगा। तब प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकता अधिक आएगी। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, पूर्ण वियोजन नहीं होगा, आयनों की संख्या कम, चालकता कम। चालकता ध्यान करो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, आयनों की संख्या और आयनों की गतिशीलता। चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के और समानुपाती होती है आयनों की गतिशीलता के। क्लियर। तो ये पढ़ा गया था मैं। तो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति चालकता को प्रभावित करती है। अगर वैद्युत अपघट्ट प्रबल वैद्युत अपघट्ट है तो जल में वियोजित होने पर आयनों की संख्या अधिक, और आयनों की संख्या अधिक तो चालकता अधिक। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, जल में कम वियोजित होगा, आयन कम आएंगे, आयन कम आएंगे, चालकता कम आएगी। चालकता को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक यहां से पढ़ना है ना। दूसरा कारक है आयनों का आकार व विलायक योजन। हेडिंग नलवा गया था मैं, व विलायक योजन। अब ढंग से सुनना, इस टॉपिक को ढंग से समझ लेना भाई, कठिन टॉपिक है, पूरा दिमाग लगाओ। मैंने आपके सामने आयनों के आकार का क्रम लिखा, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ आयन लिख रहा हूं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। सही है ना, क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, आकार का क्रम बताओ। देखो सबसे बड़ा इसमें Cs प्लस होगा क्योंकि ये सभी प्रथम वर्ग के तत्व हैं। ध्यान है क्या, प्रथम वर्ग के आयन हैं। आवर्त सारणी में ध्यान करो, Li, Na, K, Rb, Cs ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। तो ये प्रथम वर्ग के तत्वों के आयन हैं। वर्ग में नीचे जाने पर कक्षाएं बढ़ेंगी, आकार बढ़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा आकार का आयन Li प्लस होगा और सबसे बड़े आकार का आयन Cs प्लस होगा। सही है। अच्छा, अब मैं एक बात सोचो, एक बर्तन में मान लो Li प्लस आयन है 50 और दूसरे बर्तन में Cs प्लस आयन है, ये भी 50 है। अब मैं आपसे पूछूं, Cs प्लस आयनों का आकार आपको पता ही है बड़ा होगा। वर्ग में नीचे जाते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती, आकार बढ़ता है। Cs प्लस आयन का आकार बड़ा होगा और Li प्लस आयनों का आकार छोटा होगा। ये छोटा आकार का और ये बड़ा आकार का। क्लियर है मेरी बात। अब ढंग से समझो, मैं आपसे पूछूं कि किसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, छोटे आकार के Li प्लस आयनों की या बड़े आकार के Cs प्लस आयनों की। तो लड़का कहता है कि सीधी सी बात है साहब, जिसका आकार छोटा होगा वो अधिक गतिशील होगा। ये तो सिंपल सी बात है, एक बड़ा भारी आकार का आयन हो
तो उसकी गतिशीलता कम होगी। खुद के सोच, अरे एक पतलू सा और एक मोटा है, एक रवि रावत जी सर और एक बलराम जी सर, किसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी? रवि जी की। समझ गए? एग्जाम्पल को ज़्यादा सीरियस मत ले जाना। छोटे आकार का आयन होगा गतिशीलता ज़्यादा होगी, बड़े आकार का आयन होगा गतिशीलता कम। तो Li+ आयनों की गतिशीलता ज़्यादा होगी, मानते हो इस बात को? इनकी गतिशीलता ज़्यादा होगी और गतिशीलता ज़्यादा होगी तो इस विलयन की चालकता अधिक आएगी जिसमें Li+ आयन है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा है चालकता आयनों की गतिशीलता के समानुपाती है। तो Li+ आयनों की गतिशीलता अधिक है आकार छोटा होने की वजह से, तो चालकता का क्रम ये आएगा भाई, सोच लेना। चालकता का क्रम, सबसे अधिक चालकता इसकी आएगी Li+ आयनों वाले विलयन की, उससे कम Na+ की, सबसे कम आएगी उस विलयन की जिसमें Cs+ आयन होंगे। तो चालकता को आयनों का आकार प्रभावित करता है या नहीं? करता है साहब। छोटे आकार के जो आयन होते हैं, Li का आकार Li+ का सबसे छोटा होगा, उनकी गतिशीलता अधिक होती है। गतिशीलता अधिक होने की वजह से चालकता अधिक आती है। सही है? तो यहां तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। छोटे आकार के आयनों की गतिशीलता बड़े आकार के आयनों से अधिक होने के कारण छोटे आकार के आयनों की चालकता अधिक होती है। सही है? तो इस बात को तो यहां तक लिख सकते हैं, फिर आगे समझाता चलूंगा मैं टुकड़ों में बांट बांट करके। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? लिखो। हेडिंग आपने डाल दी, नहीं डाली तो फिर डाल लो। अब हेडिंग डालो, सेकंड, आयनों का आकार व विलायक योजन। ठीक है, लिखो इसमें छोटे आकार के आयनों की गतिशीलता छोटे आकार के आयनों की गतिशीलता बड़े आकार के आयनों से अधिक होती है। बड़े आकार के आयनों से अधिक होती है। अतः छोटे आकार के आयनों की चालकता बड़े आकार के आयनों से अधिक होती है। चालकता बड़े आकार के आयनों से अधिक होती है। क्लियर? और ये क्रम नोट कर लो, चालकता का क्रम। यहां तक आपके समझ में आ गया? ठीक है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर? अब अगली बात सुनो। इसमें एक बात तो आपके समझ में आ गई कि आयनों का आकार चालकता को प्रभावित करता है। आयनों का आकार कम होगा, गतिशीलता अधिक होगी, गतिशीलता अधिक होगी, चालकता अधिक आएगी। इसमें एक टॉपिक और लिख रहा है, विलायक योजन, ये भी चालकता को प्रभावित करता है। विलायक योजन का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ निकाला करो। शब्द का अर्थ विलायक योजन, विलायक का जुड़ना। योजन मतलब जुड़ना। अब सोचो, विलायक का जुड़ना। क्लियर? अब मान लो तुम्हारे पास एक विलयन में Li+ आयन है, वही बात दोबारा समझा रहा हूं, और एक जगह Cs+ आयन है। एक पात्र में Li+ और एक में Cs+। विलायक डाला, मान लो विलायक हमने जल डाला। क्या डाला इसमें? जल। और इसमें भी क्या डाला? जल। एक बर्तन में Li+ आयन है, एक बर्तन में Cs+ आयन है।
Li+ आयन का आकार आपको पता है छोटा होगा और CS+ आयन का आकार बड़ा होगा। समझ लो, डायग्राम पर मत जाओ, है ना। एक में Li+ आयन है, एक में CS+ आयन है। Li+ आयन का आकार छोटा और CS+ आयन का आकार बड़ा। दोनों बर्तन में पानी मिला दिया, पानी मतलब विलायक मिला दिया। अब विलायक जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस पर प्लस आवेश है। तो जल के अणुओं में आपको पता ही है, जल विलायक मिलाया है तो जल के अणुओं में ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। जल में H2 अणु होते हैं और हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होने के कारण हाइड्रोजनों पर आंशिक धनावेश होता है। इस बंधों के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा। हाइड्रोजनों पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा। Li+ आयनों पर धनावेश है तो ऑक्सीजन H2O अणुओं के ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होने की वजह से Li+ आयनों से ये जुड़ेंगे। पात्र में Li+ आयन थे, मैंने जल डाला, जल में ऑक्सीजनों पर आंशिक ऋणावेश है, Li+ पर धनावेश है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस धनायन से जल के अणु H2 अणु जुड़ेंगे। ये घटना कहलाएगी विलायक योजन। यहाँ भी जल के अणु में ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, जल के अणु जुड़ेंगे, जल के अणु जुड़ेंगे। समझना मेरी बात है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। दोनों जगह मैंने जल में डाला तो धनायन से H2 अणु जुड़ रहे हैं, घटना हो रही है विलायक योजन, विलायक जुड़ रहा है। अब मुझे ये बात बताओ सोच करके, Li+ से जल के अणु जुड़ेंगे, ये तो क्लियर है। Li+ और CS+ दोनों में किससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, ये बता दो बस। तो Li+ और CS+ में दोनों में से Li+ से जल के अणु अधिक जुड़ेंगे। लड़का कहता है क्यों? क्योंकि इस पर आवेश घनत्व ज़्यादा है, आवेश घनत्व ज़्यादा है इसकी तुलना में, इस पर आवेश घनत्व कम है। है? अरे यार, एक छोटे पे प्लस और एक बड़े पे प्लस, सही है। छोटा आकार है, इस पर प्लस आवेश है, आवेश क्या है? प्लस, और इसमें बड़े पे प्लस आवेश है, तो आवेश का घनत्व यहीं तो ज़्यादा होगा। अरे ऐसे नहीं आया समझ में। जनसंख्या घनत्व सुना है, इससे समझो। एक छोटा सा कमरा है, इसमें 100 लोग हैं, और एक बड़ा कमरा है, उसमें 100 लोग हैं। बताओ जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज़्यादा है? तुरंत आंसर दे देते हो यहाँ ज़्यादा है, छोटे में। तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ छोटे पे प्लस और यहाँ बड़े पे प्लस, तो प्लस आवेश का घनत्व यही तो ज़्यादा है, आवेश की मात्रा यहाँ ज़्यादा है? आवेश की मात्रा यही तो ज़्यादा होगी, आवेश घनत्व। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटा आयन होता है उसका आवेश घनत्व ज़्यादा है। आवेश घनत्व मतलब इस पर एक तरह से प्लस आवेश की मात्रा ज़्यादा है, तो प्लस आवेश की मात्रा, आवेश का घनत्व ज़्यादा होने से इससे अधिक जल के अणु जुड़ेंगे। तो दोनों बातों को क्लियर कर लो। Li+ और CS+ में किससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे? Li+ से। क्यों? क्योंकि Li+ का आकार कम होने से इसका आवेश घनत्व ज़्यादा है, तो इससे जल के अणु क्या जुड़ेंगे? अधिक जुड़ेंगे। क्लियर? अब अगली बात सोचो, जब इसके जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, इसको घेर लेंगे, तो इसकी गतिशीलता क्या हो जाएगी? अब कम। किससे कम? इससे कम। इसकी गतिशीलता ज़्यादा। गतिशीलता ज़्यादा क्यों है समझ लो, इसको जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, अधिक जुड़ेंगे, अधिक जल के अणु इसको जकड़ लेंगे, तो अब पानी में इसकी गतिशीलता घट जाएगी, इसकी गतिशीलता क्या आएगी? ज़्यादा। अब जब इसकी गतिशीलता कम हो गई विलायक के आने पर, तो इसकी चालकता भी क्या आएगी? कम। अब उल्टा हो गया पूरी तरह से।
पहले पढ़ा था Li प्लस आयन की चालकता ज़्यादा है Cs प्लस से, लिख रहा है कॉपी में। अब उल्टा हो गया, Li प्लस तो जकड़ लिया, इससे जल के अणु अधिक जुड़े, अधिक जल के अणु जुड़ने से इसकी गतिशीलता कम, और गतिशीलता कम तो चालकता कम। तो विलायक की उपस्थिति में चालकता का कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा। अब किसकी चालकता सबसे अधिक आएगी? Cs प्लस की। दोबारा सुन लो, बड़ी कठिनाई से बुद्धि में बैठेगा। भोंट हैं हम, क्या है? भोंट हैं हम, बड़ी कठिनाई से बैठेगा पर समझेंगे। मैंने कहा एक बर्तन में Li प्लस आयन है और एक बर्तन में Cs प्लस आयन है, सही है। Li प्लस छोटे आकार के हैं, क्लियर। Cs प्लस बड़े आकार के हैं। दोनों में विलायक जल मिला दिया। छोटे आकार के आयन का क्या अधिक होता है? आवेश घनत्व। समझाया था, आकार छोटा है, आवेश घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। बड़े आकार के आयन का आवेश घनत्व कम होगा। छोटे आकार के आयन का आवेश घनत्व ज़्यादा होने से इससे जल के अणु, आवेश की मात्रा ज़्यादा होने से जल के अणु इससे अधिक जुड़ेंगे। आवेश की मात्रा ज़्यादा है प्लस आवेश की, तो ऑक्सीजन इससे अधिक जुड़ेंगे। जब इससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। गतिशीलता कम हो जाएगी तो इसकी चालकता कम हो जाएगी। तो उल्टा हो गया, पानी में Li प्लस की उल्टा हो गया, चालकता कम हो गई। पानी नहीं था इससे पहले का कंसेप्ट, जिसमें मैंने विलायक नहीं कहा। मैंने कहा था एक पात्र में Li प्लस आयन है, जल नहीं था वहाँ पर Li प्लस आयन छोटा आकार का होने से अधिक गतिशील था, पर पानी में उल्टा हो गया। Li प्लस आयनों को अधिक जल के अणुओं ने घेर लिया, इसकी गतिशीलता घट गई, इसकी चालकता घट गई इसकी तुलना में। समझ लो खूब। तो अब लिखो इसके बारे में, नीचे लिखो विलायक की उपस्थिति में। ब्लैक बोर्ड पर समझते हुए लिखना हर चीज को। लिखो विलायक की उपस्थिति में छोटे आकार के आयन, देख लो खुद, विलायक की उपस्थिति में छोटे आकार के आयन, बोर्ड की तरफ देखते हुए, बड़े आकार के आयनों से, बड़े आकार के आयनों से अधिक आवेश घनत्व के कारण, हर चीज लिख रही है ब्लैक बोर्ड पर, अधिक आवेश घनत्व के कारण अधिक विलायक योजन दर्शाते हैं। छोटे आकार के आयन अधिक विलायक योजन, मतलब इससे विलायक अधिक जुड़ता है। अधिक आवेश घनत्व के कारण अधिक विलायक योजन दर्शाते हैं, अतः विलायक की उपस्थिति में, विलायक की उपस्थिति में छोटे आकार के आयन की, छोटे आकार के आयन की गतिशीलता कम, गतिशीलता कम क्यों हो जाएगी? समझ लो ब्लैक बोर्ड पर, छोटे आकार के आयन की गतिशीलता कम व बड़े आकार के आयन की गतिशीलता, बड़े आकार के आयन की गतिशीलता, बोर्ड पर हर चीज लिख रही है। बड़े आकार के आयन की गतिशीलता अधिक होने के कारण अतः विलायक की उपस्थिति में छोटे आकार के आयन की गतिशीलता कम व बड़े आकार के आयनों की गतिशीलता अधिक होने से बड़े आकार के आयन की चालकता अधिक होती है। बड़े आकार के आयन की चालकता अधिक होती है। बड़े दिमाग से समझो भाई,
क्लियर। तो चालकता का क्रम क्या आएगा, विलायक की उपस्थिति में उल्टा हो जाएगा। पहले विलायक नहीं था, फिर कह रहा हूं अब विलायक है, तो विलायक की उपस्थिति में चालकता का क्रम। ठीक है, कौन कौन सा आयन वही ले लेता हूं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस। अच्छा, तो क्रम ये आएगा, क्योंकि आयन जितना छोटा विलायक योजन ज्यादा, विलायक ज्यादा जुड़ेगा, उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, गतिशीलता कम तो चालकता कम। देख लो क्रम सही है ना, नोट करें, अबे नोट करो। लिख लिया। अब तीसरा प्रभावित करने वाला कारक नंबर 3, विलायक की प्रकृति, वैश्यांता। ठीक है। अच्छा इधर देखो, एक वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, पहले समझ लो किसका जलीय विलयन है, वैद्युत अपघट्ट का। यहाँ विलय कौन है, वैद्युत अपघट्ट। अरे वैद्युत अपघट्ट की बात चल रही है, और विलायक कौन है, जल। वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। वैद्युत अपघट्ट मतलब लवण अम्ल क्षार, ये जल में कौन देते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे NaCl डाला, वैद्युत अपघट्ट जल में धनायन और ऋणायन बनाएंगे, और जो जल में धनायन में ऋणायन बनाएंगे वो कैसे विलय होंगे, ध्रुवीय विलय। तो वैद्युत अपघट्ट विलय तो है, पर कैसा विलय है, ध्रुवीय विलय। ध्रुवीय विलय उसे कह रहे हैं जो जल में धनायन व ऋणायन बनाएंगे। चलिए, ये जल में धनायन और ऋणायन आवेश बनाएगा, प्लस और माइनस, ये ध्रुवीय विलय है। तो ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्ट लवण अम्ल क्षार ध्रुवीय विलय होते हैं, जल में धनायन व ऋणायन बनाते हैं। विलायक जल है, जल भी ध्रुवीय विलय है, क्योंकि जल में भी आवेश होता है, हाइड्रोजनों पर धनावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश। जल में H2 अणु होते हैं, जल में भी आवेश है, और वैद्युत अपघट्ट भी जल में आवेश बना रहे हैं, मतलब धनायन ऋणायन बनाने। वैद्युत अपघट्ट भी ध्रुवीय और विलायक जल भी ध्रुवीय, मतलब दोनों की प्रकृति क्या हो गई, समान। और हमने पढ़ा है विलेयता पिछले चैप्टर में, समान समान को घोलता है। अब बताओ जल में NaCl की विलेयता ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी है। और जल के अलावा और कोई होता, मान लो अध्रुवीय विलय होता, जैसे जल की जगह बेंजीन होता, तो बेंजीन में NaCl की विलेयता क्या आएगी, कम, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय अणु है। ध्यान करो, अध्रुवीय होता है, तो समान समान को घोलता है, तो विलायक की प्रकृति भी तो प्रभावित करेगी। NaCl को आप पानी में घोलो, अधिक घुलेगा, अधिक धनायन ऋणायन बनाएगा, तो NaCl के जल में विलयन जो होगा उसकी चालकता अधिक आएगी। और NaCl के बेंजीन में, बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, उसमें NaCl की विलेयता कम, कम घुलेगा, तो वहाँ पर Na प्लस Cl माइनस कम आएंगे, और कम आएंगे तो चालकता कम आएगी। अरे आयनों की संख्या ज़्यादा, चालकता ज़्यादा। मैं विलय ले लेता हूँ NaCl, जल में घोलूँ और बेंजीन में घोलूँ,
तो NaCl ध्रुवीय विलेय है और जल ध्रुवीय विलायक है, समान समान को घोलता है। NaCl ज़्यादा किस में घुलेगा? जल में। जल में ज़्यादा घुलेगा तो NaCl की विलेयता जल में ज़्यादा घुलेगा तो आयनों की संख्या ज़्यादा, आयनों की संख्या ज़्यादा तो चालकता ज़्यादा, चालकता आयनों की संख्या। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ कि विलायक की प्रकृति भी चालकता को प्रभावित करेगी। किसी वैद्युत अपघट्ट को यदि ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोला जाए तो वैद्युत अपघट्ट अधिक वियोजित होगा, आयनों की संख्या अधिक आएगी, व चालकता का मान अधिक प्राप्त होगा। यदि किसी वैद्युत अपघट्ट को अध्रुवीय विलायक में घोला जाएगा तो उसका वियोजन कम, आयनों की संख्या कम, चालकता कम। क्लियर है क्या? लिख ले तो लिखो। तो विलायक की प्रकृति से भी प्रभाव पड़ रहा है। विलायक आपने ध्रुवीय लिया है या ध्रुवीय, इस पर डिपेंड करेगा चालकता का मान। अगर आपने विलायक ध्रुवीय लिया तो चालकता अधिक आएगी, क्योंकि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय वैद्युत अपघट्ट अधिक घुलेगा, अधिक आयन देगा, चालकता ज़्यादा आएगी। सही है? तो डालो नंबर 3, विलायक की प्रकृति व श्यानता। लिखो इसमें, वैद्युत अपघट्ट ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। वैद्युत अपघट्ट ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लिख लिया? आगे लिखो, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट को ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोला जाए, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट को ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोला जाए, जैसे जल में घोला जाए तो जल में घोला जाए तो जल में घोला जाए तो वैद्युत अपघट्ट का वियोजन अधिक होने से, वियोजन अधिक होने से आयनों की संख्या अधिक, आयनों की संख्या अधिक व चालकता अधिक प्राप्त होगी, व चालकता अधिक प्राप्त होगी। अधिक प्राप्त होगी। क्लियर? और इसी तरह लिख सकते हो, यदि वैद्युत अपघट्ट को, यदि वैद्युत अपघट्ट को अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक, सॉरी, यदि वैद्युत अपघट्ट को अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में घोला जाए, अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घोला जाए, भाई समान समान को घोलता है। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में घोला जाए तो वैद्युत अपघट्ट का वियोजन कम, वियोजन कम, कौमा, आयनों की संख्या कम, आयनों की संख्या कम व चालकता कम प्राप्त होगी। अतः विलायक की प्रकृति भी चालकता को प्रभावित करती है। विलायक की प्रकृति भी चालकता को प्रभावित करती है। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक और है, श्यानता।
मतलब विलायक की प्रकृति व श्यानता, मतलब विलायक की श्यानता भी, बोर्ड की तरफ आ जाओ, विलायक की श्यानता भी चालकत्व को प्रभावित करती है। श्यानता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन है, गाढ़ापन। विलायक है जिसका गाढ़ापन ज्यादा, मतलब विलायक गाढ़ा है, गाढ़ा शहद जैसे, समझ गए? गाढ़ापन ज्यादा तो उसकी श्यानता ज्यादा, मतलब मेरा समझ जाओ, कहने का मतलब कोई विलायक जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता ज़्यादा होगी, और गाढ़ापन कम होगा तो श्यानता कम होगी। अब एक बात बताओ, विलायक की श्यानता भी चालकता को प्रभावित करेगी? हाँ साहब। कोई मान लो ऐसा विलायक है जिसकी श्यानता ज़्यादा है, मतलब गाढ़ा विलायक है, उसमें अगर आप वैद्युत अपघट्ट को डालोगे तो उसमें जो आयन आएंगे उनकी गतिशीलता कम नहीं होगी क्या? गाढ़ा विलायक है, गाढ़ा, तो उसमें उपस्थित विलय से आने वाले आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी। और आपको पता ही है चालकता समानुपाती आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता कम तो चालकता कम। मतलब विलायक की श्यानता से भी चालकता पर प्रभाव पड़ता है। विलायक की श्यानता अधिक होने पर आयनों की गतिशीलता कम व चालकता कम प्राप्त होती है। सही है क्या? लिख लो, अबे लिख लो, नीचे लिखो। हेडिंग डाल ली, विलायक की प्रकृति में श्यानता को चली रहा है टॉपिक, इसमें अगली लाइन से आ जाओ। लिखो, विलायक की श्यानता भी चालकता को प्रभावित करती है। समझ के पढ़ लो गधों, विलायक की श्यानता भी चालकता को प्रभावित करती है। लिखो इसमें आगे, विलायक की श्यानता अधिक होने पर आयनों की गतिशीलता कम होने से, चालकता कम प्राप्त होती है। चालकता कम प्राप्त होती है। क्लियर? और नेक्स्ट नंबर 4, ताप। ताप देखो भाई, टेम्परेचर ताप है ना। देखो ताप भी विलायक की श्यानता को प्रभावित करता है। देखो ये कोई विलयन है, इसमें ये आयन है, वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन। अगर मैं इस विलयन को गर्म करूंगा तो आयनों को ऊर्जा मिलेगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्ट के विलयन को गर्म करने पर, अर्थात वैद्युत अपघट्ट के विलयन का ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से, ऊर्जा बढ़ेगी इनकी गतिज ऊर्जा, आयनों की क्या बढ़ेगी? गतिशीलता, और गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। तो चालकता को ताप भी प्रभावित करेगा। आप किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन को गर्म करोगे, आयनों की क्या बढ़ेगी? गतिशीलता। क्या बढ़ेगी? चालकता। लिखो, अबे लिखो, ताप डालो, ताप डाल के लिखो। लिखो, यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन या वैद्युत अपघट्ट के विलयन, कुछ भी लिख लो, जलीय विलयन लिख लो, चलो। यदि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन का ताप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो
आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से गतिशीलता बढ़ती है। गतिशीलता बढ़ती है व चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो 4 प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। 5वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर, विलयन की सांद्रता। देखो सांद्रता भी चालकता को प्रभावित करती है। क्लियर, समझना भाई इसको बड़े दिमाग से, या में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने स्टार पे स्टार टॉपिक। पहले सुन लो सांद्रता। सांद्रता जो होती है वो तनुता के व्युत्क्रमणुपाती होती है, समझना। अच्छा, मैंने कहा 1 बिलियन को तनु किया। तनु किया का मतलब पानी मिलाया, सोच लेना। मैंने कहा मेरे पास 1 बिलियन था, मैंने उसको तनु किया, इसका मतलब उसमें पानी मिलाया। तो मैंने कहा 1 बिलियन की तनुता बढ़ी, तनुता बढ़ाई, इसका मतलब भी उसमें पानी मिलाया। शब्द को समझ लेना। मैंने कहा बिलियन को तनु किया, इसका मतलब उसमें पानी मिला। 1 बिलियन गाढ़ा है, मैंने कहा आपको मैंने इस बिलियन को तनु किया, तो इसका मतलब उसमें पानी मिलाया। मैंने कहा 1 बिलियन की तनुता बढ़ाई, तनुता बढ़ाई मतलब उसको पतला किया, मतलब इसका भी अर्थ क्या है, पानी मिलाया। अगर मैं किसी बिलियन की तनुता बढ़ाता हूँ, बढ़ा दिया, तनुता बढ़ाई मतलब उसमें पानी मिलाया, तो सांद्रता घटेगी। कैसे? मैंने कोई भी सांद्रता ले लो आपके मन में आए, जो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। किसका आयतन है ये? बिलियन का। अगर मैं किसी बिलियन की तनुता बढ़ाता हूँ, मतलब उसमें पानी मिलाता हूँ, तो बिलियन का आयतन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। यह n है विलेय के मोल, विलेय से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, पानी मिलाया तो बिलियन का आयतन, मोलरता ही देख लो, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन बढ़ेगा, मोलरता घटेगी। मोलरता एक सांद्रता है। किसी बिलियन को तनु करते हैं, तनुता बढ़ाते हैं, तो बिलियन का आयतन बढ़ता है, मोलरता घटती है। सभी सांद्रताओं में बिलियन नीचे आता है। तो ये भी क्लियर हो गई होगी कि तनुता बढ़ाने पर सांद्रता घटेगी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमण पाते। तनुता बढ़ाने पर अर्थात पानी मिलाने पर बिलियन की सांद्रता घटेगी। क्लियर कर लेना, समझ के पढ़ो, समझ के। अब आगे सुनो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक बात सुनो, किसी बिलियन को मैं तनु कर रहा हूं तो क्या होगा, सोचना। चालकता है, ढंग से सुनना, पॉइंट बता रहा हूं मैं। बिलियन को तनु करने पर, वैद्युत अपघट्ट का बिलियन है, बिलियन को तनु किया मैंने, तनु किया मतलब वैद्युत अपघट्ट के बिलियन में पानी मिलाया, पानी मिलाया। तनु करने पर क्या घटेगी? अर्थात सांद्रता घटाने पर। एक ही चीज है कि नहीं? अरे बिलियन को तनु करने पर मतलब पानी मिलाया तो तनुता बढ़ी, सांद्रता घटेगी। हाँ साहब, तनु करने पर अर्थात सांद्रता घटाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ। किसी बिलियन को, वैद्युत अपघट्ट के बिलियन को तनु करने पर अर्थात पानी मिलाने पर अर्थात सांद्रता घटाने पर, तनुता बढ़ा रहे हैं सांद्रता घटाने पर,
अब सोचना, बड़े दिमाग से समझना। एक बात बताओ, चालकता क्या होती है? लड़के के एक बात याद है कि साहब 1 ml बिलियन का चालकत्व चालकता कहलाती है। परिभाषा में लिख रहा है, चालकता पढ़ी होगी। 1 ml बिलियन का चालकत्व चालकता कहलाती है। सही है क्या? हाँ साहब। अब सोचो, अगर बिलियन को मैं तनु कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैंने कहा साहब मान लो आपके पास ये बिलियन है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। कैसा बिलियन है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का बिलियन है, 1 ml बिलियन है, इसमें 50 आयन है? प्रबल का मान लो, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का बिलियन है, इसमें कितने आयन हैं? 50 आयन हैं। क्लियर? कितने आयन है? 50। अब इसमें मैंने पानी मिला दिया 1 ml और, अब बिलियन कितना हो गया? 2 ml। 1 ml पानी और मिलाया, 1 ml बिलियन था, उसमें 50 आयन थे, पानी मिला दिया, बिलियन हो गया 2 ml और आयन उसमें 50। बिलियन थोड़ी मिलाया है, पानी मिलाया है। अब बताओ, पहले 1 ml बिलियन में कितने आयन थे? 50। अब 2 ml बिलियन में 50 है, अर्थात 1 ml बिलियन में 25 ही आयन रह गए। सुनो, तनु करने से पूर्व, पानी मिलाने से पूर्व 1 ml बिलियन में 50 आयन थे। अब 1 ml में 2 ml में 50 है, मतलब 1 ml में 25 ही रह गए। तो 1 ml बिलियन का चालकत्व क्या होता है? अब 1 ml बिलियन में तो 1 ml बिलियन में तो आयन घट रहे हैं। पहले 1 ml बिलियन में 50 आयन थे, अब 1 ml बिलियन में पानी मिलाने पर 1 ml बिलियन में 25 ही आयन रह गए। चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती है, पढ़ रहे हो ढंग से। पहले 1 ml बिलियन में 50 आयन थे, अब 1 ml बिलियन में 25 आयन रह गए। बताओ चालकता बढ़ी कि घटी? घटी। जब किसी बिलियन को तनु करेंगे तो चालकता घटेगी। खूब समझ लो, 1 ml बिलियन था, पानी मिलाया, बिलियन को तनु किया, तो 1 ml बिलियन में आयन घट रहे हैं? आयन घट रहे हैं तो चालकता आयनों की संख्या की समानुपाती तो है, चालकता घट रही है। तो जब किसी बिलियन को तनु किया जाता है, अर्थात सांद्रता घटाई जाती है, तो 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घटती है। अतः 1 ml बिलियन की चालकत्व अर्थात चालकता घटती है। चालकता 1 ml बिलियन का चालकत्व भी तो है। तो समझ में आया? लिखो, हेड डालो बिलियन की सांद्रता। नंबर 5 बिलियन की सांद्रता। लिखो इसमें, बिलियन को तनु करने पर, बिलियन को तनु करने पर अर्थात बिलियन की सांद्रता घटाने पर, बिलियन को तनु करने पर अर्थात बिलियन की सांद्रता घटाने पर 1 ml बिलियन में, 1 ml बिलियन में आयनों की, 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घटती है। 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घटती है। अतः 1 ml बिलियन का चालकत्व, अतः 1 ml बिलियन का चालकत्व, 1 ml बिलियन का चालकत्व, ढंग से सुन लेना। अतः 1 ml बिलियन का चालकत्व अर्थात चालकता घटती है। 1 ml बिलियन का चालकत्व चालकता ही तो कहलाता है, और 1 ml बिलियन में आयन घट रहे हैं, तो 1 ml बिलियन का चालकत्व अर्थात चालकता घटती है।
क्लियर? अच्छा, अब एक बात और पूछ लेता है इसमें, मोलर चालकता पर बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लड़के के ये तो समझ में आ गया, क्या जब किसी विलयन को तनु करते हैं अर्थात तनुता बढ़ाते हैं, सही है, या सांद्रता घटाते हैं, तनुता बढ़ेगी सांद्रता घटेगी, सी सांद्रता कंसंट्रेशन मान लो, तो के घटेगी, चालकता घटेगी, ये तो समझा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि तनुता का मोलर चालकता पर भी प्रभाव बताओ। लड़का कह रहा है मोलर चालकता का फॉर्मूला था लैम्डा बराबर के इंटू बी एम एल है, मोलर चालकता का ये फॉर्मूला है लैम्डा बराबर के इंटू। अगर मैं विलयन को तनु करता हूं, ढंग से सुनो, तनु करूंगा तो के घटेगा है, विलयन को तनु करूंगा तो क्या घटेगा, के घटेगा, और विलयन का आयतन बढ़ेगा। सही है, विलयन को तनु करेंगे तो के घटेगा लिख रहा है और आयतन बढ़ेगा। विलयन को तनु करूंगा तो आयतन तो बढ़ेगा। अच्छा, यह ध्यान करो वो आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट प्रेजेंट होता है, मोलर चालकता है। तो जब विलयन को तनु करते हैं, क्या करते हैं, तनु, तो विलयन का के घटता है, चालकता घटती है, पढ़ाया था अभी। तनु करते हैं तो विलयन की चालकता घटती है, वह विलयन का वह आयतन बढ़ता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित हो। यहाँ तक क्लियर है? तनु करेंगे के घटेगा, आयतन बढ़ेगा। अब सुनो, आयतन में वृद्धि होती है ज़्यादा, के में कमी होती है कम, इसलिए मोलर चालकता में होती है वृद्धि। ढंग से सुन लो, आयतन में वृद्धि होती है, विलयन का वह आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित हो, आयतन में वृद्धि ज़्यादा, के में वृद्धि कम, तो मोलर चालकता में होती है वृद्धि। देख लो खूब ढंग से लिखो। अब इसको अगली लाइन स्टार लगा करके लिखो। लिखो, जब वैद्युत अपघट्ट के विलयन को, स्टार लगा करके, जब वैद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु करते हैं, वैद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु करते हैं, तनु मतलब पतला, अर्थात सांद्रता घटाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? जब वैद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु करते हैं अर्थात सांद्रता घटाते हैं, सांद्रता घटाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर देख करके समझ लो, चालकता के मान में कमी, चालकता के मान में कमी व चालकता के मान में कमी व विलयन के उस आयतन में वृद्धि होती है, वह विलयन के उस आयतन में वृद्धि होती है, विलयन के उस आयतन में वृद्धि होती है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित होता है। जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं जो समझाया है। विलयन के उस आयतन में वृद्धि होती है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित होता है। क्लियर? आगे लिखो, आगे लिखो, विलयन के आयतन में वृद्धि अधिक, आयतन में वृद्धि अधिक
तथा चालकता में कमी कम आती है, आयतन में वृद्धि अधिक व चालकता में कमी कम आती है, आयतन में वृद्धि तो होती है ज़्यादा और चालकता में कमी कम आती है, अतः मोलर चालकता में वृद्धि होती है। क्लियर? तो इस संबंध को लिख लो, पहले ये लिख रहा है जो नीचे लिख लो, जो आपके याद रहे मैंने क्या समझाया है, इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? अब एक बात देख लो, तो जब विलयन को तनु करेंगे मतलब तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता घटाएंगे, एक ही बात है। तो तनुता बढ़ाएंगे तो लैम्बडा तो बढ़ेगा, मोलर चालकता तो बढ़ेगी और के घटेगा। मतलब सांद्रता और मोलर चालकता एक दूसरे के समानुपाती हुए, एक तरह से हुआ ना। मतलब उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, सही है। विलयन की तनुता बढ़ाई, सांद्रता घटेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी। क्लियर? अच्छा, ये बिल्कुल सही लिख रहा है। अब एक ग्राफ बनाता हूं मैं आपको, डेवी हकल वैज्ञानिक का नाम है, भाई घबराना मत आओ, ओन्सगर के अनुसार। तो ये एक वैज्ञानिक है डेवी हकल ओन्सगर, उसने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ देख लो किस किस के मध्य, लैम्बडा व अंडर रूट सी, अंडर रूट सी मतलब सांद्रता के अंडर रूट के मध्य। तो इधर जब हम ऊपर जाते हैं तो लैम्बडा बढ़ती है और इधर जाते हैं तो अंडर रूट सी मतलब सांद्रता बढ़ती है, तो सांद्रता का अंडर रूट सांद्रता बढ़ती है। जब हमको पता है सांद्रता बढ़ेगी तो लैम्बडा घटेगी, इधर से इधर जाने पर सांद्रता बढ़ रही है तो लैम्बडा घटेगी। एक ग्राफ तो ऐसा आएगा, देख लो सांद्रता बढ़ रही है, ये घट रही है लैम्बडा। ये ग्राफ तो आता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। अगर आपने प्रबल वैद्युत अपघट्ट का विलयन लिया तो ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ डेवी हकल ने इसने प्रयोगों से बनाए हैं, प्रयोग करके बनाए हैं। और अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट लेते हैं तो उसके लिए भी सांद्रता बढ़ने पर व्युत्क्रमणपाती हैं, मोलर चालकता घटेगी, पर ग्राफ इस तरह का आएगा। ये ग्राफ किसके लिए है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए। पहले ये ग्राफ बनाओ, आपको ध्यान रखना है और कोई काम का नहीं है, बुक में दे रखा है। तो इसको लिख लो, डेवी हकल ओन्सगर वाली बात को लिख लो। दोनों ग्राफ यही कह रहे हैं, सांद्रता बढ़ेगी, मोलर चालकता घटेगी। प्रबल के लिए ग्राफ ये है, ये वाला सीधी लाइन। और ये वक्र वाला कौन सा है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए। बना लो, प्रयोगों से ज्ञात बनाया गया ग्राफ है। बना लिया? अब आगे सुनो। बन गया हो तो आगे समझाऊं? अब मेरी बात को आगे सुनो और समझो। देखो इधर प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए आपको ग्राफ दिख रहा है, इसको मिटा देता हूं। दुर्बल वाले को ये ग्राफ दिख रहा है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में देखो ढंग से, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए ये ग्राफ दिख रहा है। इधर से इधर जाने पर सांद्रता बढ़ रही है, तो इधर से इधर जाने पर
सांद्रता बढ़ेगी तो इधर जाने पर तनुता घटेगी, तनुता बढ़ेगी। इधर सांद्रता बढ़ रही है तो इधर तनुता बढ़ेगी। भाई सांद्रता तनुता व्युत्क्रमण पाती है, यहाँ पर तनुता कितनी हो जाएगी, अनंत, अनंत तनुता हो जाएगी। अरे यहाँ सांद्रता तो 0 होगी, सांद्रता बढ़ रही है, और इधर को तनुता अनंत हो जाएगी। भाई सांद्रता तनुता व्युत्क्रमण पाती है, जब तनुता 0 होगी तो सांद्रता अनंत होगी। अरे यार गधों, सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर सांद्रता यहाँ पर 0 है तो यह अनंत तनुता नहीं है क्या? तनुता अनंत है या नहीं है, मुझे तो ये बताओ। सही है। अच्छा, इस जगह पर जो ये आएगी विलयन की, इस बिंदु पर, मतलब सांद्रता 0 हो तब, जब तनुता अनंत हो तब, इधर सांद्रता बढ़ रही है, इधर तनुता बढ़ रही है, जब तनुता अनंत हो तब जो विलयन की मोलर चालकता आएगी वो कहलाएगी लैम्बडा अनंत या लैम्बडा नॉट एम। लैम्बडा नॉट लिख देता हूँ। क्लियर? क्या लिख दिया मैंने? लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। भाई इस बिंदु पर तनुता अनंत है, इस बिंदु पर जो मोलर चालकता आ रही है वो है लैम्बडा नॉट, मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मैंने देखो कुछ चीज़ ऐड करी है उस ग्राफ में। तनुता, सांद्रता, सांद्रता बढ़ रही है, इधर तनुता बढ़ रही है, यहाँ तनुता अनंत है क्योंकि सांद्रता 0 है। इस बिंदु पर जब तनुता अनंत है तो उस समय विलयन की, जब तनुता अनंत है, प्रैक्टिकली सोचो, उस समय विलयन की जो मोलर चालकता आ रही है वो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब एक देखो, ये समीकरण है y बराबर c माइनस एम एक्स का। तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैथ में, ऐसा कोई ग्राफ आता है तो वो किसका होता है? इस समीकरण का होता है, y बराबर c माइनस एम एक्स। वाई अक्ष पर आपने कौन लिया है? वाई अक्ष पर आपने कौन लिया है? लैम्बडा। ये वाई अक्ष है तो वाई की जगह लैम्बडा लिख दिया। c ये बिंदु है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ का अधिकतम मान, तो c का मान हो गया लैम्बडा नॉट माइनस m है ढाल, ढाल इसका मान लेते हैं a, और x अक्ष पे है अंडर रूट c। तो ये समीकरण बन गई जो डेवी हकल ने दी है। किसके लिए है? ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। ठीक है, देख लो मैंने कैसे बनाई। बाई अक्ष पर लैम्बडा, सी है ये खंड, अंत्य खंड बोलते हैं, अधिकतम मान लैम्बडा नोट, एम है ढाल, ढाल ए मान लिया, एक्स अक्ष पर अंडर रूट सी। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए डेवी हकल ने यह समीकरण बनाई है। आप भी बना सकते थे, कठिन क्या है? आपको पता है संबंध, ये समीकरण देख करके पता लग गया। ये समीकरण है y बराबर c माइनस एम एक्स की। c अंत्य खंड आ गया, ये लैम्बडा नोट, m ढाल है, ढाल का मान a मान लिया हमने, x अक्ष पर अंडर रूट c लिया है, y अक्ष पे लैम्बडा लिया है। सब सिंबल समझ लो। लैम्बडा है विलयन की मोलर चालकता, ये है विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, a है ढाल, अंडर रूट c है सांद्रता का अंडर रूट। तो इस समीकरण को लिख लो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। डेवी हकल ने लिखी है समीकरण, डेवी हकल के अनुसार, है ना? तो लिख लो, भले चाहो तो एक बार और हेडिंग डाल लो, डेवी हकल के अनुसार प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। ये ग्राफ में सब कुछ करेक्शन करके ये समीकरण लिख लो। करो जल्दी, वीडियो को पॉज करके। अबे जल्दी कर, जल्दी। दोबारा से बना लो, डेवी हकल के आंसर के अनुसार। एक बार और हेडिंग, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए जो कुछ मैंने ग्राफ में चेंज किए सब कुछ चेंज कर लो और ये समीकरण लिख लो, लैम्बडा बराबर लैम्बडा नोट माइनस ए अंडर रूट सी। चलो भाई, बहुत हो गई वीडियो को अभी तक कुछ गधों ने। चलो भाई बढ़े आगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट तो कर ही दो यार, नहीं करोगे? पोज करके लिख लो इसे। कल फिर अब नेक्स्ट टॉपिक कोलराउस का नियम, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को कमेंट करो यार कैसी लगी। मैंने पूरी ताकत झोंकी इसमें, आपको आनंद आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? दिमाग चलाना होगा, समझ के पढ़ना होगा, रट के नहीं, समझ के। ठीक है, तो लिख लो जल्दी यार, बोर्ड पर नोट कर लो, मैं जाने वाला हूँ फिर। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत रहेगा।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दो यार, नहीं करोगे? बना लिया? चलो चल लड़कों, अब दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।